नमस्कार प्यारे साथी, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। एक बार आप सब बताएंगे कैसे हैं और उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी आपकी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो एक बार आपकी तरफ से आवाज आ रही चाहिए मेरे शेर में कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बोलेंगे भैया हमारी तैयारी जबरदस्त चल रही है और हम इस बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम को तोड़ फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। जबरदस्त तैयारी के साथ आप मैदान में उतरेंगे तो मैदान आपका ही होगा। क्या कहेंगे? जबरदस्त तैयारी के साथ जब आप मैदान में उतरेंगे तो मैदान आपका ही होगा और आपके अलावा वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए तैयारी ऐसी करो कि जब आप एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन भी कहे कि भाई साहब कैसा फोड़ा है मुझे। क्वेश्चन क्या कहे? क्वेश्चन कहे कि भाई साहब कैसा फोड़ा है मुझे। तो इस प्रकार की तैयारी करनी है आपको और तैयारी जबरदस्त रखना, क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम है दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी निकलेंगे। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप सब जानते हैं कि फॉर्म से पहले की ये तैयारी चल रही है आपकी। जब फॉर्म निकलेंगे तब फिर से एक और आपका बैच आएगा नया, और ये बैच भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होगा। क्या नहीं देना होगा? कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भैया मजे लो और क्लास को अच्छे से क्लास को करो। अब कहोगे भैया कंटेंट, तो कंटेंट आप पहले से देख चुके हैं भैया। कंटेंट आपको जबरदस्त मिल रहा है। जो चीजें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको सबको मैं इस वीडियो के अंदर रख रहा हूं, इन वीडियो के अंदर रख रहा हूं। तो ये नहीं कहेगा भैया कि कंटेंट कैसा है, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। तो भैया सब कुछ अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जितना संभव हो सकता है उतने से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने की और आप लोगों को बताने की। एक बार जरा रुकना दोस्त। तो क्या कहेंगे? जितनी ज्यादा ज्यादा संभव हो पा रही है क्लासेस को उतनी ज्यादा संभव में करवा पा रहा हूं। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर मेरे भाई। टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे होंगे वो आज का होगा पॉलिटी का टॉपिक, और वो होगा आपका नागरिकता। क्या होगा? सिटीजनशिप। हम लोगों ने नागरिकता के बारे में पिछली वीडियो में और जाना था। पहली वीडियो एक वीडियो इसकी आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी, या उसको कहे कि नागरिकता का परिचय थी। वो वीडियो क्या थी? नागरिकता का परिचय थी। उस वीडियो के अंदर में बेसिक सी बातें जानी थी। बेसिक बातें क्या थी भैया? कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में कुल भाग कितने हैं, और कुल भागों में से एक भाग जो है वो नागरिकता की बात करता है। कौन सा भाग होगा? आप कहीं भाग जो 2 है वो नागरिकता की बात करता है। अच्छा, तो भाग 1 किसके बारे में बात करता है? हमने इससे पहले भी तो कवर किया है, क्योंकि हम भाग 1 को कवर करके आए तब भाग 2 पर आए हैं। बोले यस भैया भाग 2 पर आए हैं। तो बताओ कि भाग 1 किसके बारे में बात करता है? प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, आपसे। तो बताओ भाग 1 किसके बारे में बात करता है? तो आप कहेंगे भैया भाग 1 जो है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। किसके बारे में? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो भाग 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? आप कहीं भाग 1 में भैया 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल की बात करी जाती है। ये तो थी भाग 1 की बात। इसको आप अलग कर दो, इसको आप दिमाग में रख लो, एक कोने में जगह बना के फिट कर लो। अब बात करते हैं हम लोग भैया भाग 2 की। भाग 2 या पार्ट 2 संविधान का। संविधान का पार्ट 2 ये कहता है कि भैया इसके अंदर नागरिकता की बात की जाएगी, और इसके अंदर जो आर्टिकल होंगे जो नागरिकता को डिफाइन करेंगे वो होंगे आपके 5 से लेकर 11 तक। कितने आर्टिकल होंगे? 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये नागरिकता का जो प्रावधान है हमें क्यों आवश्यकता पड़ी अपने संविधान में इसको रखने के लिए, और हमने किस देश के संविधान से इसको अपने संविधान में जोड़ा है? तो आप कहेंगे इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा देश जो है 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद हमारा संविधान बनकर 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। तब क्या हुआ भैया? जब ये चीजें हुई तो उस समय हमें लगा कि यार नहीं, हमारे संविधान में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो नागरिकता की बात करे। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो कैसे है? क्योंकि उस समय तो हमारा पाकिस्तान भारत युद्ध अलग हो चुका था, भारत और पाकिस्तान अलग हो चुका था। अब भारत से पाकिस्तान कुछ चले जाए, पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति भारत आ जाए, तो कैसे बताएंगे कि भैया ये भारत के नागरिक है? तो इसके लिए क्या किया गया? भारत में नागरिकता का प्रावधान जोड़ा गया भारतीय संविधान के अंदर। आप सब जानते हैं हमारे संविधान निर्माता बड़े ही कुशल व्यक्ति थे, बड़े ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान निर्माण किया, और उनमें सबसे कुशल तो आप सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ओके, सबसे प्रसिद्ध और सबसे कुशल व्यक्ति संविधान निर्माता के। हम बात करेंगे भैया अपने भाग 2 के बारे में। तो वापिस आ जाओ भाग 2 पर। हमने बोला कि किस देश के संविधान से हमने नागरिकता को अपने संविधान में जोड़ा, सिटीजनशिप को जोड़ा। तो आप कहेंगे ब्रिटेन का जो संविधान था उसके संविधान से नागरिकता को हम लोग अपने संविधान के अंदर एड ऑन करते हैं। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। वही ब्रिटेन है जो हमारे ऊपर इन्होंने शासन किया है 200 वर्षों तक।
वही अंग्रेज है ना। अब हम लोगों ने उनके नागरिकता के संविधान को क्यों जोड़ा? क्योंकि भैया ये हमें लगा कि हाँ, ये हमारे देश के लिए जरूरी है और हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आवश्यकता की इसके काम की हो सकती है। आप सब जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना, संविधान में हम लोगों ने अलग अलग देशों के संविधान को रिवाइज किया, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, और उनके संविधान से हमने अपने देश के संविधान में चीजें जो हमें जरूरत पड़ी उनको हमने ऐड ऑन किया। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान है। क्या बोलते हैं? हमारा उधार का संविधान है, कॉपी संविधान है, ये कहते हैं बहुत से लोग। पर उनको कोई बात ये बताए कि कॉपी क्या होता है। कॉपी ये होता है कि कोई चीज एग्जिट की एग्जिट जैसे कि जैसे उठा के रख दो, ऐसा तो है नहीं। हमने अपने संविधान में कुछ चीजों का बदलाव किया है। क्या किया? बदलाव किया। हाँ, सोच उनकी लिए है, सोच उनके लिए, समझ उनके लिए, चीजें अपने हिसाब से रखी गई हैं। ओके, तो ये संविधान हमारा जो है वो स्वयं निर्मित है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने, जैसे आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, किसी भी बुक को पढ़ते हैं, जब हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो कैसे करते हैं? हम लोग बहुत सारी बुकों को पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमें अच्छी लगती है, जो बातें जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है, उन सब बातों को हम लोग भी एक बनाते, उसका नोट्स बनाते, फिर आपको हम लोग पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने यही काम किया कि भैया सारे देशों के संविधान को पढ़ा और फिर उनमें से जो चीजें हमें जरूरी लगी वो हमने अपने संविधान में ले ली, और ऐसे ही चलता है देश का संविधान। कोई नई बुक कौन लिखता है? कोई भी व्यक्ति कोई बुक लिखता है तो वो हर समय किसी न किसी बुक का रेफर लेता है, किसी न किसी बुकों को पढ़ेगा तभी तो लिखेगा कुछ ना कुछ। तो इसी प्रकार से, तो इसको हम उधार का संविधान तो नहीं कहेंगे, बोले नहीं कहेंगे भैया। अच्छा, ये बात तो थी संविधान के बारे में। अपने टॉपिक पे वापस आ जाओ। मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर चला गया था, उसके लिए सॉरी, बट बताना जरूरी था। ओके, अब आ जाओ टॉपिक पर। हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी, और संघर्ष बैच मैंने एक चालू किया जिसका नाम है संघर्ष बैच। सब जानते हैं? बोले यस भैया। ये जो बैच होगा वो आपके संघर्ष को दर्शाएगा कि आपने कितना संघर्ष किया था इस वर्दी के लिए। अच्छा, हमने बात करी थी भैया कि पॉलिटिकल है ना, ये तो जानते हैं ना भैया, थंबनेल पे भी देख के आए होंगे भैया किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है आपकी पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी, ओके, राजनीतिक विज्ञान। अब मैं बात करूंगा आपसे कि हम लोगों ने बात करी भैया नागरिकता या सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में हमने भी ये चीज भी जानी थी कि भैया कि हम लोग किस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। हमने 5 टाइप के बारे में बात करी थी। कितने टाइप? 5 टाइप के बारे में, कि ये 5 टाइप अगर है तो इससे व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। तो आज हम उन 5 टाइप को ही कवर करेंगे कि भैया ये 5 टाइप को कैसे हम लोग इनको थ्योरिकली पढ़ेंगे। अभी हम पहले तो हमने क्या बताया था? जन्म से, वंश से, है ना। इसी प्रकार से जन्म से कोई व्यक्ति है भारत का नागरिक, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, है ना, और कैसे? देशीयकरण से और भूमि अर्जन से। ये 5 टाइप थे। इन 5 टाइप को अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इनको आप समझेंगे। तो अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठना साथ में, और जो जो मैं बताऊं आपको जरूरी चीजें वो सब लिखते जाना। तो सबसे पहले तो वही लिख लो आप, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस तत्पर आपकी सेवा में। ओके, दिल्ली पुलिस 2025। आपको पता है 2025 में ये सारी भर्तियां निकल के समाप्त हो जाएंगी, तो इसलिए 2025 जीडी जो आएगा, हाँ जीडी जो आएगा ऐसा जीडी का, वो आपका 26 तक चलेगा। तो उसको 25-26 में हम लोग जोड़ेंगे। ओके, ये बैच आपका संघर्ष बैच है। अच्छा, क्या कर रहे हैं इसके अंदर? हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं। अच्छा, टॉपिक कौन सा आपका? ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक होगा आपका सिटीजनशिप। ये क्लासेस में भी दोस्त आपको वाई लैंग्वेज मिलेगी। कैसी मिलेगी भाई? वाई लैंग्वेज मिलेगी। टॉपिक नागरिकता। अच्छा, ये तो लिख लिया हिंदी वालों ने। अब इंग्लिश वालों के लिए भैया क्या करो, टेंशन ना लो, आपके लिए भी मैंने ऑप्शन रखा है। आपका होगा भैया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ये भैया सिटीजनशिप और नागरिकता, ये हिंदी इंग्लिश दोनों ले सकते हैं। अब मैं बात करूं भैया नागरिकता जो है संविधान के किस भाग में आती है, तो थोड़ी बेसिक सी बात है जो पहले भी थी, उनको थोड़ा एक बार और लिख लो। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, भाग 2 में आती है, या कहें पार्ट 2। ओके, अब मैं बात करूं भैया इसमें आर्टिकल्स, या हिंदी वाले कहेंगे अनुच्छेद। आर्टिकल या अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे आर्टिकल जो इसके अंदर रखे गए हैं वो आपके 5 से लेकर 11 तक, कुल आर्टिकल 7। 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल रखे गए हैं, 5 से 11 तक। कुल आर्टिकल की संख्या बोलेंगे 7 है, टोटल 7 है, 7 आर्टिकल। ये जो कुल है वो 7 आर्टिकल। ओके, 7। मैं बात करूं भैया, ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी थी। अब यहां तक जान लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक को। तो चलो, हम लोगों ने बात करें तो भैया संविधान के प्रकार, टाइप्स, भारत की नागरिकता के प्राप्त करने के प्रकार। अब लिखेंगे
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। ओके, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, तो यहां पे लिखेंगे आप प्रकार या टाइप्स, प्रकार या टाइप्स, सॉरी टाइप्स। तो कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? आपके लिए 5 प्रकारों के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा जाना था। अब ये थोड़ा सा जो था वो पूरा इस वीडियो के अंदर हो जाएगा कवर। तो सब प्रथम जो टाइप्स आता है भाई मेरे, वो पहला टाइप्स आपके सामने देखने को मिलने वाला है, जो आप देख रहे होंगे, जन्म से, बाय बर्थ। बाय बर्थ आप भारत के नागरिक हो सकते हो। कैसे? अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ है और उनके माता पिता का जन्म भी भारत के अंदर हुआ है, तो व्यक्ति भैया क्या होगा, वो ऑलरेडी भारत का नागरिक हो जाएगा। उसको किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं कि मैं भारत का नागरिक हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी भारत का नागरिक है, उसके माता पिता ही भारतीय है, वो भी भारतीय है, तो भारत का नागरिक ऑलरेडी है। अब इसमें बात आती है भैया किन शर्तों में। तो शर्त ये 26 जनवरी 1950 के बाद या उससे पहले, 50 के बाद या उससे पहले भारत में जन्म हुआ तो भारतीय नागरिक होगा। ओके, अगर मान लो 26 जनवरी 1950 के बाद पाकिस्तान में जन्म हुआ और उसकी माता जो है भारतीय है, तो बच्चा भारतीय कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? प्रश्न है आपके लिए, इस पर थोड़ा सोचो और विचार करो, सोचो विचार करो, मुझे आंसर दो इसका। नहीं तो इसका आंसर तो आपको आगे मिलेगा ही, जन्म से, बाय बर्थ। क्या कहें मेरे भाई? बाय बर्थ। तो ये जन्म से व्यक्ति कैसे भारतीय हो सकता है? तो सुनो, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जैन 1950 या उसके बाद, या उसके, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में, या उसके बाद भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो क्या कहलाएगा भैया? वो व्यक्ति भारतीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 उसके बाद भारत में हुआ हो, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारतीय कहलाएगा। अब भैया इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद भैया मतलब कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मानने और न मानने पर थोड़ा विवाद बनते हैं, ये अपवाद कुछ। तो अपवाद सुनना, पहला, विदेशी राजनायक के बच्चे, विदेशी राजनायक के बच्चे जो विदेश में रह रहे हैं और जो राजनायक हैं, मतलब कोई मंत्री हो गया या कोई फिल्म जगत से हो गया या कोई खेल जगत से हो गया, तो वो विदेश में रह रहे हैं, विदेश में उन्होंने शादी करी, पर उनकी पत्नी जो महिला है वो जो भारतीय है, तो क्या उनके बच्चे भारतीय कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? इस पर विवाद है, ये अपवाद है एक प्रकार के। तो कहलाएंगे भैया विदेशी राजनायक के बच्चे, विदेशी नायकों, राजनायकों के बच्चे, या बोलो विदेशी राजनायक के भारत में जन्मे बच्चे। भारत में जन्मे बच्चे। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया आपके। दूसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे भाई? दूसरा पॉइंट को सुनो जरा। दूसरा पॉइंट कहता है कि शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे। शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे, पहले लिख लो फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे। अगर आपने थोड़ी देर पहले मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया था कि किसी बच्चे का जन्म पाकिस्तान में हुआ हो, किसी बच्चे का जन्म पाकिस्तान की भूमि पर हुआ हो, तो क्या वो बच्चा भारतीय कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? पर उसके माता पिता इंडियन है, माता पिता इंडियन है, तो क्या वो बच्चा भारतीय कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अभी रिसेंटली केस बताता हूं आपको, सीमा हैदर का केस सुना ना? सीमा हैदर, हाँ जी, वो पाकिस्तानी है, महिला पाकिस्तानी, उसका पति जो है, जो वर्तमान जो है वो इंडियन है। तो अब उसमें जो बच्चे हुए हैं उसके, क्या वो इंडियन कहलाएंगे? बोले पिता तो इंडियन है, माता पाकिस्तानी है,
तो वो क्या होगा, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपने बच्चों का। ओके, उसको खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इंडियन बनने के लिए, सीमा हैदर को, तब वो भारतीय कहला सकती है। ओके, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन उसको करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट वो दे पाएंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, तो ये केस है। तो अब नया एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही तो है आपके लोगों के सामने, समझे? ओके, बोलेंगे यस भैया। तो क्या बोला मैंने आपसे कि भैया जन्म से, एक मिनट का, क्या बोला मैंने आपसे? जन्म से शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे जो शत्रु के अधीन है, मतलब आप जानते हैं भारत का एक हिस्सा पीओके वाला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर मान लो उस वाले हिस्से पर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ने ले रखा है, तो हमारा जो हिस्सा था वो पाकिस्तान ने ले रखा है। तो अगर उस पर बच्चे जन्मेंगे तो वो हमारे भारतीय बच्चे कहलाएंगे या पाकिस्तानी बच्चे कहलाएंगे? तो बोले भैया जाहिर सी बात है, जब वो हमारी धरती पर ही नहीं जन्मे तो वो भारतीय कैसे कहला सकते हैं? और यहाँ पे ये अपवाद है, अपवाद है, क्योंकि इसमें सही है या गलत है, इसीलिए इसको अपवाद की सीढ़ी में डाला गया है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, तो कुछ नोट करने वाली चीज है, नोट करो जरा। एक इसी के लिए एक नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986। क्या आया? सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ओके, अब दोनों भाषा में मैंने बोल दिया, ये मत कहना भैया हिंदी में बताओ इंग्लिश में बताओ। आप बोलो भैया नागरिकता, सॉरी आप लिख लेना इंग्लिश में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1986। अब भैया सॉरी ये नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये आया सीएए, क्या बोलेंगे इसको? सीएए बोलेंगे, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986। ये कब आया भैया? ये 1986 में आया। अब ये लागू कब किया गया? आया तो 1986 में था, रिपोर्ट बनी, इस पर बातें हुई, बहुत सारी बहस चली, उसके बाद इसको लागू किया गया। तो ये कब लागू हुई है? तो बोलेंगे लागू जो हुआ 1987 में। लागू कब हुआ मेरे भाई? तो लागू जो हुआ था 1987 में, 1987 में लागू हुआ, 1986 में आया और 1987 में लागू हुआ। अच्छा, ये बात जान चुके। अब इसके अंदर बात क्या कही गई थी, क्या बात की गई थी? तो सुनो, इसके अंदर बात की गई है भैया, सुनो, जन्म से नागरिकता के लिए माता या पिता, माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए जब बच्चे का जन्म हो। जन्म से नागरिकता के लिए क्या चाहिए? जन्म से नागरिकता के लिए, नागरिकता के लिए मदर एंड फादर एनीवन, माता पिता में से किसी एक के पास भारत की सिटीजनशिप हो, माता पिता में से किसी एक के पास, माता पिता में से कोई एक, एनीवन कोई एक भारतीय हो, भारतीय हो या भारत की नागरिकता हो, कोई बात नहीं। ओके, क्या होना चाहिए भैया? जन्म से नागरिकता के लिए आपके पास एक प्रावधान है कि भैया आप जन्म से नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ये तय सीमा होनी चाहिए। ये जो कुछ इन्होंने क्या बोलते हैं कुछ कंडीशन रखी, इन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए आपको। क्या रखा भैया? नोट्स करना जरा। संशोधन अधिनियम आया 1986 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीएए 1986 में आया। इसमें कहा गया भैया हाँ जी आपसे कह रहा हूं कि भैया क्या कहा गया कि अगर आपको जन्म से भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको क्या करना होगा? आपको नहीं, आपके माता पिता को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। किसी एक को, आपको नहीं, आपके माता पिता को। आपके माता पिता में से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अगर मान लो आपके न माता भारतीय न पिता भारतीय, फिर आपका जन्म भारत के अंदर होता है, तो क्या आप भारतीय कहलाओगे? तो भैया उसके लिए फिर अलग प्रोसेस, उसके लिए एक अलग प्रोसेस, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके लिए है रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस। अगर आप चाहते हो कि आप भारत के नागरिक बनो तो उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट अगर आप देते हो तो फिर आप भारतीय नागरिक बन सकते हो, संभावना है इसकी। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है।
जानिए, जन्म से नागरिकता के लिए माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय होना अनिवार्य है। यहां तक जानिए भाई, एक बार बताओ सभी बच्चे, सही बच्चे की तरफ से आवाज आनी चाहिए, भैया हम यहां तक जान गए हैं, बोले यस हम यहां तक जान गए। तो जान गए भाई, मैं इसको मिटा दूं, फिर उसके बाद एक दो चीजें और बची हुई है, उनको थोड़ा और कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं बात करूंगी वंश परंपरा के आधार पर, किसके आधार पर? वंश परंपरा के आधार पर, मिटा दूं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं वंश परंपरा के आधार पर। अच्छा भैया, मेरा वंश चला आ रहा है बहुत सालों से भारत के अंदर। लगभग मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि कोई एक्स बच्चा है, कोई एक्स बच्चा है, उसके जो दादा और परदादा है, और परदादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, ओके, तो दादा के दादा के दादा के दादा जो है वो भारतीय है, और उनका एक वंश चला आ रहा है, एक्स वाई कोई भी वंश। मैं स्पेशल यहाँ पे किसी वंश की बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि कोई वंश की बात करूंगा तो भैया आप लोग फिर कहोगे नहीं भैया इस वंश की बात कर रहे हो, उस वंश की बात कर रहे हो, तो मैं स्पेशली किसी वंश की बात नहीं करूंगा। वो लगभग लगभग मैं बोलूँ आपसे भैया कम से कम 300-400 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, 300-400 वर्षों से भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, तो क्या वो भारतीय कहलाएंगे? तो बोलेंगे जाहिर सी बात है भैया, ये तो ऑलरेडी भारतीय कहलाएंगे, क्योंकि वो 300-400 वर्षों से भारत के अंदर रह रहे हैं, तो उनको तो पहले से ही भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। बोलेंगे हाँ जी मिलेगी। तो टाइप नंबर 2, टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, वंश परंपरा। कौन सी? वंश परंपरा, परंपरा से, वंश परंपरा से आप कैसे नागरिकता ले सकते हैं? वंश परंपरा के माध्यम से। वंश परंपरा में क्या कहता है भैया? किसी व्यक्ति का जन्म, सुनो इसमें कहा गया है, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। हे पार्थ, तुम सामने देखो, बाकी युद्ध हम खुद लड़ेंगे। किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, जन्म 26 जनवरी 26 जन 1950 को, 1950 1950 को के बाद या उससे पहले, 1950 के बाद, 1950 या उससे या उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद भारत में हुआ हो। क्या खबर भाई? जो बात हमने जन्म के आधार पर बात करी वही बात यहां पे करें, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ हो, तो सुनना, पश्चात विदेश में हुआ हो, भारत में हुआ है उसके पश्चात या विदेश में हुआ, तो भारत की बात थोड़ी यहाँ पे, उसके पश्चात, तो भारत भी कहेंगे हम, विदेश कहेंगे यहाँ पे, सॉरी, 26 जनवरी 1950 है उसके पश्चात, उसके पश्चात, उसके पश्चात या बोले बाद, पश्चात विदेश में हुआ हो, हुआ हो। अच्छा जानो, विदेश में हुआ तो क्या होगा भाई? विदेश में हुआ तो क्या होगा? तो उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए एक शर्त है। तो क्या शर्त है? जन्म से माता पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जन्म से, जब जिस समय बच्चे का जन्म हुआ ना, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय माता या पिता, मदर एंड फादर, दोनों में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत की नागरिकता हो। अगर भारत की नागरिकता नहीं होगी तो वो बच्चा भारतीय नहीं कहलाएगा, समझे? बोलेंगे नहीं कहलाएगा। जन्म से, जन्म से, जन्म के समय या जन्म से, जन्म के समय लिख लो ना, जन्म के समय माता पिता, माता पिता में से कोई एक, एनीवन, एनीवन, कोई भी एक, कोई एक भारतीय नागरिकता, नागरिकता हो, भारतीय नागरिकता हो, किसी के पास माता पिता में से किसी के पास भारतीय नागरिकता हो, तो वो भारतीय कहला सकता है। बोलेगी यस भैया वो तो भारतीय कहला सकता है। और पॉइंट सुनो जरा, अब कुछ और बात सुनो। एक अधिनियम आया इसके लिए, एक सीए आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या बोले? सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 1992, इसी के लिए, इसी बात के लिए। तो क्या है? सीएए 1992, क्या बोलेंगे? नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन
धन अधिनियम कब आया? 1992। 1992 मेरे भाई क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हम CAA कहते हैं। इसमें इस बात को थोड़ा बदलाव किया गया। ये जो बात आगे कहेगी ना ऊपर, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। बोला विदेश में जन्मे बच्चे माता की नागरिकता के अनुसार उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सुनो क्या कहा गया? विदेश में जन्मे बच्चे ठीक है, बच्चों को माता की नागरिकता, क्या कहेंगे? नागरिकता के माता की नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ओके, तो यहां तक क्लियर है आपको? मैंने क्या कहा भैया आपसे कि विदेश में जन्मे बच्चों को माता की नागरिकता के अनुसार भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इतना क्लियर रखेंगे मैंने? हाँ जी, इतना क्लियर रहेगा कि अगर कोई बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो वो बच्चा भारतीय कब कहलाएगा? जब उसकी माता भारतीय होगी। अब पिता भारतीय होने की आवश्यकता नहीं है, माता भारतीय होनी चाहिए। पिता है तो उससे नहीं चलेगा, पर जिसने जन्म दिया वो भारतीय होनी चाहिए, मतलब माता भारतीय होनी चाहिए, तो बच्चे को भारतीयता मिलेगी। ये कहा गया भैया कब? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 1992 CAA। समझता था? CAA 2019 में भी आया था, जो 2024 में क्या हुआ, जाके 2020 में वो सुप्रीम कोर्ट में गया और 2024 में उसको लागू किया गया, है ना? जानते ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट CAA। तो यहां तक बातें जान चुके आप लोग? यहां तक सब क्लियर है? बोले भैया यस क्लियर है। और इसके बाद तो बाकी कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, बाकी सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। तो यहां तक जान गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात शुरू करते हैं इसके अंदर। ओके चलिए, तो याद रखेंगे मैंने क्या कहा कि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। क्यों मैं इतनी बार चीजें समझा रहा हूं कि भैया इनमें से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं बार बार बड़े प्यार से आपको कह रहा हूं कि भैया इस चीज को जरा ध्यान से पढ़ लो। ओके, ये पेपर में जब आएंगे तब सर पकड़ के बैठोगे तो उससे बढ़िया अभी थोड़ा कॉपी पकड़ के बैठ जाओगे। सर पकड़ने से अच्छा है थोड़ी देर आप कॉपी पकड़ के बैठो और ये चीजें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। मानता हूं थोड़ी शुरुआत में मुश्किल लग रही होगी, मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस है इसके अंदर, नहीं ना, आसानी से समझ में आने वाली चीजें है ये। बिल्कुल आसान सी परिभाषा मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आसान सी परिभाषा में। ऐसा नहीं कि भैया मैंने कुछ रॉकेट साइंस लिख दिया हो कि भैया वंश परंपरा के आता है, मैं बोलूं कि मुगलों के समय या सुंग वंश के समय से लेकर परंपरा अभी तक चले आ रहे हैं तो वो सारे वंश भारतीय कहलाएंगे, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं आपसे। मैंने सीधी सीधी बात कही, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ हो तो सॉरी विदेश में हुआ हो तो वो भारतीय कैसे कहला सकता है? तो उसके लिए कंडीशन है जन्म के समय बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। बस इतनी सी बात समझ लो, बाकी आप समझदार हो। ओके, इतनी सी बात समझ लो। अब देखो इसके ऊपर एक नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। क्या आया? नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या आया? नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ओके, ये भैया कब आया? तो आप बोलेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में आया, 1992 में आया। 1992 में जब ये अधिनियम आया तो इस अधिनियम में क्या बात कहेगी? इस अधिनियम में जो बात सामने निकल गया वो किसके लिए था? सुनो, ये अधिनियम जो था उसके लिए था। सुनना क्या कहेंगे? विदेश में जन्मे बच्चों को, विदेश में जन्मे बच्चे के, विदेश में लिखते जाओ साथ साथ में, विदेश में जन्मे बच्चे को भैया नागरिकता कैसे मिलेगी? आप समझना, अगर कोई बच्चे के जन्म विदेश में हुआ, देखा यहां पे क्या बात की थी? यहां पे कही गई थी क्या? अपवाद तो था माता पिता में से कोई एक। अब यहां पे बात करना, सुनना, ये जब नागरिकता संशोधन अधिनियम आया तो इसमें बात एक कही गई कि विदेश में जन्मे बच्चों को
माता की नागरिकता के आधार पर उस देश की नागरिकता मिल जाएगी, मतलब भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर उसकी माता भारतीय है तो उसको नागरिकता मिलेगी, पिता भारतीय तो नहीं मिलेगी। क्लियर? माता की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता होगी। अच्छा, ये भारतीय नागरिकता होगी या नहीं होगी, बताना भैया। भारतीय नागरिकता होगी या नहीं होगी, बोलो। यस भैया, होगी 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 होगी। किसके आधार पर? विदेश में जन्मे बच्चों को माता की नागरिकता के आधार, कोई किन्हीं बच्चों का जन्म विदेश में हुआ है, मान लो एक एक्स बच्चा है, उसका जन्म कहां? विदेश में हुआ है। मान लो कोई एक्स बच्चा है, उसका जन्म विदेश में हुआ, किसी का जन्म मान लो अमेरिका में हुआ, अमेरिका में हुआ किसी के बच्चे का जन्म, ओके। या मैं बोलूं भैया कहां बताऊं आपको, थाईलैंड में हुआ, चलो चलो, एक बच्चे का जन्म हुआ थाईलैंड में। अब बच्चे का जन्म थाईलैंड में हुआ और बच्चे के जन्म के समय उसकी माता जो है वो भारतीय है और पिता भारतीय नहीं है, तो वो बच्चा कहां का कहलाएगा? तो वो बच्चा भारतीय कहलाएगा। जन्म थाईलैंड में हुआ है पर उसकी माता क्या भारतीय है, तो वो भारतीय कहलाएगा। पर उसके लिए इसकी एक कंडीशन और फिल्टर करनी होगी, उसको मैं बताऊंगा अभी, ओके। अगर किसी बच्चे का जन्म थाईलैंड में ही हुआ है पर उसकी माता और पिता दोनों भारतीय नहीं है, तो क्या वो बच्चा भारतीय कहलाएगा? बोले भैया जाहिर सी बात है, जब ना तो माता भारतीय ना तो पिता भारतीय, तो कैसे वो बच्चा भारतीय कहला सकता है? नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है, उसको नहीं मानेंगे भारतीय, कोई बात ही नहीं बनती उसकी भारतीय कहलाने की, क्योंकि ना तो इसकी माता भारतीय है ना तो इसके पिता भारतीय है। तो जब नागरिकता ही उनकी देश की नहीं है तो वो कैसे भारतीय कहलाएंगे? तो भैया नहीं है, ओके। तो ये तो बात क्लियर है, बोला हाँ जी भैया। अब सुनो, नोट करने वाली चीज क्या है, विशेष इंफॉर्मेशन सुनो। 3 दिसंबर को कुछ हुआ था भैया, बोलेंगे हाँ जी भैया। 3 दिसंबर 2004 को, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे, ओके। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ओके। तो अब ये बात कब, इसकी ये बात हम लोग करें तो 1992 की, पर ये कुछ बदलाव हुआ, कुछ समय बाद इसमें फिर बदलाव किया गया। तो नोट करना, ये वाली चीज को जरा ध्यान रखना आप। इतनी बातें मैंने पहले बताई, अब चीज यहाँ पे आ गई आप लोगों के सामने, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा इसमें, भैया पहले बात क्या कर रहे थे अब बात कर रहे थे। तो मैं बोलता ना कि संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो इस संशोधन की बातें ये बातें बहुत सामने आई। पहले तो वो क्या था, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 में हुआ है, माता पिता में से कोई एक भारतीय, तो वो भारतीय बच्चा कहलाएगा। क्लियर? वंश परंपरा के आधार पर उसका वंश चला आ रहा है, मतलब पिता, उसके पिता के 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 पिता, तो वो सब क्या है, भारत में रह रहे थे, तो वो बच्चा तो ऑलरेडी भारतीय होगा वंश परंपरा के आधार पर। फिर एक संशोधन होता है 1992 में, उसमें बात कही जाती है विदेश में जन्मे बच्चों को माता की नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। फिर क्या हुआ, 2004 में एक बात है, 3 दिसंबर 2004 को एक संशोधन होता है, एक बात आती निकल के सामने कि 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता को वंश परंपरा के आधार पर, किसके वंश परंपरा के आधार पर, ऑफ द बेस ऑफ वंश परंपरा के आधार पर, इंग्लिश बहुत खतरनाक है मेरी, वंश परंपरा के आधार पर क्या भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी? क्या नहीं दी जाएगी? भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय, इसमें भी एक आपको छूट मिलेगी, सुनना में, भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अब देखो, अब क्या होगा भैया, अब तो बड़ी कंडीशन, बड़ी मामला गड़बड़ हो गया है। अब ये मामला गड़बड़ हो गया ना, कि बच्चे का जन्म हुआ भारत में और माता उसकी भारतीय है, पिता ही भारतीय है, तो अब क्या करें? अब बच्चे को कैसे भारत की नागरिकता देंगे बोलो? बड़ा मामला गड़बड़ हो गया अब तो। इसके लिए प्रावधान निकाला गया। प्रावधान क्या निकाला गया कि बच्चे का जन्म होने के कुछ वर्ष बाद अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं
कहां पर जाकर? भारतीय दूतावास में जाकर। भारतीय दूतावास में जाकर बच्चे के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाते कि भारतीय नागरिक बन जाए, तो फिर वो भारतीय नागरिक कहला सकता है। तो इसके लिए कंडीशन रख दी कि अगर आप बच्चे को भारतीय नागरिक बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा जो है जिसका जन्म विदेश में हुआ है पर वो भारतीय नागरिक रहे, तो उसके लिए कंडीशन रख दी गई कि आप ये कंडीशन फुलफिल करो तो आप भारतीय नागरिक बन जाओगे। नो इशू, आराम से कर सकते हो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी ना। बोले हाँ जी भैया बहुत अच्छी बात होगी। तो अच्छा समझ में आया यहाँ तक? बताएंगे एक बार, समझ में आया यहाँ तक? बोले हाँ जी भैया समझ में आया। तो चले आगे बढ़े। शर्त क्या रख दी? शर्त, अच्छा एक बार रुकना, जरा दिखाई दे रहा है आप सभी को? जरा दिखाई दे रहा है? चलो दिखाई दे रहा है। अब मैं शर्त की बात करूं भैया, शर्त क्या रखी गई, क्या कंडीशन क्या थी? सुनो, शर्त कंडीशन क्या थी? शर्त जो रखी है भैया उसमें क्या है, बच्चे के जन्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, बच्चे के जन्म, सॉरी, जन्म के एक वर्ष, 1 ईयर, एक वर्ष के अंदर, विद इन 1 ईयर, ओके, अंदर भारतीय दूतावास में जाकर, भारतीय वाणिज्य दूतावास या बोले दूतावास, वाणिज्य, अच्छा दूतावास को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? वाणिज्यिक दूतावास, दूतावास में जाकर क्या करना होगा? में जाकर क्या करना होगा? भारतीय दूतावास में जाकर क्या करना होगा? डांस करना होगा कि कुछ बातें करनी होगी, क्या करना होगा? कर भारतीय दूतावास में आप जाओगे कि डांस करोगे वहां पर जाके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे हम। तो क्या करोगे? बात करोगे किसके बारे में? यह बात करोगे मेरा बच्चा है, इसका जन्म जो है यहाँ पे हुआ है, पर मैं अपने बच्चे को नागरिकता भारत की दिलाना चाहता हूँ। मैं भी भारतीय, मेरी पत्नी भी भारतीय है, मेरी नहीं भाई, मेरी शादी नहीं हुई, ओके। तो क्या कहेंगे? मेरी पत्नी भी भारतीय है, तो दोनों भारतीय है, मैं अपने बच्चे को यहाँ की नागरिकता दिलाना चाहता हूँ। तो क्या ये संभव हो पाएगा? बोले हाँ जी ये संभव होगा, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट फिल करते हैं तो, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट सही से देते हैं तो। बच्चे का जन्म क्या है? 1 वर्ष के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास में जाकर क्या करना होगा? पंजीकरण करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकरण कराना होगा। और पंजीकरण के जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर वो सब देते हैं तो हाँ बच्चा भारतीय कहला सकता है, कोई डाउट नहीं, आराम से भारतीय कहला सकता है। अब पंजीकरण से बात आती थी, पंजीकरण, ये सब देख रहे हैं, पंजीकरण, वाई रजिस्ट्रेशन। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी तक कितने पढ़ लिए? 2 पढ़े। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश परंपरा के आधार पर। तीनों में हमने बातें करी, तीनों में हमने जो शर्तें थी वो भी, सॉरी दोनों में हमने जो शर्तें थी वो भी जानी, दोनों में हमने जो नोट्स करने वाली बात थी वो भी जानी। सब कुछ जाना? बोले हाँ जी भैया सब कुछ जाना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे ही बात करते हैं। अच्छा जी, आजा सामने, क्या बात कर रहा हूं मैं? पंजीकरण। अब भाई साहब पंजीकरण के आधार क्या होता है? पंजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सुनो, पंजीकरण क्यों करवाना होगा? मान लो अगर आप विदेश में रह रहे हो और आप मियां बीवी दोनों विदेश में रह रहे हो, बच्चे का जन्म भी विदेश में हुआ। मैंने पहली बात बता दिया था शुरुआत में अभी आपको, जब मैं वंश परंपरा की बात कर रहे थे उसके अंदर मैं बात बताया था आपको। बोले हाँ जी भैया, तो वही बात बोल रहा हूं मैं कि बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और मियां बीवी दोनों विदेश में रह रहे हैं। अब बच्चे का पंजीकरण तो कराना आवश्यकता है ना? बोले हाँ जी भैया आवश्यकता तो बहुत जरूरी है। तो इसी के बारे में बात करी जाएगी, पंजीकरण के बारे में भैया। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, वाय क्या बोलेंगे? वाय रजिस्ट्रेशन, वाय रजिस्ट्रेशन, ओके। वाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप क्या कह सकते हैं? भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को ध्यान रखना पहले, है ना। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति बोले ऐसे बच्चे जिसका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन क्या है? भारत के बाहर रह रहा हो, ओके। क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ लेकिन भारत के बाहर निवास कर रहा हो। सुनो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ है, जन्म भारत में हुआ हो, भारत में
हुआ हो। लेकिन, लेकिन ये जो है ना, लेकिन में ध्यान देना, लेकिन भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर निवास कर रहा हो। क्या हो रहा है? लेकिन वो क्या है, भारत से बाहर निवास कर रहा हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो सुनो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो भारत से बाहर रह रहा हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट सुने, विदेशी महिला, विदेशी महिला, सुनो, विदेशी महिला भारतीय पुरुष किससे विवाह करे? विदेशी महिला अगर भारतीय पुरुष से विवाह करे और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उस महिला को रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। क्या बोले? विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करती है, शादी करती है, भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो, करने वाली हो, करती हो, कर चुकी हो, करने वाली हो, विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, करने वाली हो। अब सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली हो या कर चुकी हो। अब इसमें देखो, कुछ तो होते हैं जो कोई लव मैरिज करता है ना, तो विदेशी महिला से किसी को प्रेम हो गया और फिर उन्होंने लव मैरिज कर ली, शादी कर ली। तो अब उन्होंने शादी तो कर ली, अब वो जो लड़का है वो विदेशी महिला को लेकर भारत में आया। अब वो भारत में आया तो भारत में रहना चाहता है, तो उसको अपनी वाइफ का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो विदेशी है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा भारतीय नागरिक के आधार पर कि भैया मैं इसको भारत की नागरिकता दिलाना चाहता हूं, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी शादी होने वाली हो, विदेशी महिला से शादी हुई नहीं है, होने वाली हो, तो आपको शादी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो क्या करवाना होगा? शादी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि भैया मैं इस महिला से शादी करना चाहता हूं, इसको भारतीय नागरिकता दिलवाना चाहता हूं। तो आप शादी कर लो, फिर भारतीय नागरिकता उसको मिल जाएगी। क्लियर? बोलेंगे यस भैया। ऐसे अमेरिका में भी जाते हो ना, अमेरिकी महिला से शादी करते हो तो क्या मिलता है? ग्रीन कार्ड मिलता है ना, ग्रीन कार्ड। फिर आप क्या कहलाते हो? अमेरिकी, यूएस सिटीजनशिप है ना, यूएस की सिटीजनशिप कहलाते हो ना आप लोग। तो इसी प्रकार से समझे? आया बात दिमाग में फिट हुई? बोले हाँ जी भैया फिट हुई। ऐसा मत कर देना, भक्के मत ले जाना किसी को, समझे? बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे। विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो? क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। किसके साथ? ये क्या बात हुई है? ये क्या बात हुई? किसके साथ? जिसके साथ उसकी इच्छा होगी उसके साथ करेगी भैया। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें शर्तें कुछ लागू करते हैं। शर्तें भैया क्या है इसके अंदर? कंडीशन। कंडीशन, कुछ कंडीशन भी रखी सरकार ने भैया कि किस किस प्रकार के, किसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितनी जो है वर्ष भारत में बिताए हो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या? सुनो, जैसे पहला पहला कंडीशन जो बताई गई है वो है निवास। निवास क्या है? 5 से लेकर 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। क्या हो? 5 से लेकर 7 वर्ष भारत में हो, भारत में है, 5 से लेकर 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, 7 वर्ष तक भारत में है। अगर वो 5 से लेकर 7 वर्ष तक भारत में, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया होता है भैया, इतने क्राइटेरिया के अंदर आप होते हैं तो आप करवा सकते हो। जैसे मान लो, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात नहीं, दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो? बोले हाँ जी भैया तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरोगे? बोले हाँ जी भरेंगे। तो जब फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा? यही ना कि बताओ कि आप 12th पास हो या नहीं हो। अगर आप कहते हो भैया मैं 10th पास हूं, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हो? बोले जी नहीं भर सकते। तो इसी प्रकार से अगर आप 5 से 7 वर्ष भारत में रहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उससे बाद नहीं करवा सकते। ओके, उससे उससे पहले नहीं करवा सकते, मतलब 5 से 7 साल तो होने चाहिए नॉर्मली। अब क्या हुआ? इसमें भी अपडेट हुआ बाद में, इसमें अपडेट हुआ, सुनना जरा, सुनो। आवेदन आवेदन के 1 वर्ष बाद, आवेदन के 1 वर्ष मतलब आवेदन कर दिया आपने, अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? अप्लाई रजिस्ट्रेशन, आवेदन, आवेदन के 1 वर्ष बाद, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष बाद
सॉरी, एक वर्ष पहले, सॉरी आप नहीं कहेंगे, एक वर्ष पहले कहेंगे, बिफोर, ओके, एक वर्ष पहले से, एक वर्ष पहले से भारत में रह रहा हूं, से पहले से भारत में रह रहा हूं, रह रहा हूं। सुनो क्या कहा, निवास कम से कम 5 से 7 वर्ष तक रहा हूं, कम से कम 5 से 7 वर्ष तक। और क्या क्या, जब आवेदन करने जाए तो आवेदन करते समय वो वहां पे हो, कम से कम 1 वर्ष तो भारत में रहा हो। टोटल मिला के कितना, इतने वर्ष तक भारत में रहना चाहिए। टोटल मिला के, यानी कि लगातार भारत में इतने वर्ष तक रहे, ऐसा नहीं है। टोटल में अगर भारत में इतने वर्ष तक रहा है वो, तो वो हाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है, जब वो आवेदन करने जाएगा ना, तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब वो आवेदन करने जाएगा तो आवेदन से 1 वर्ष तक, आवेदन से 1 वर्ष पहले तक वो भारत में रह रहा हो लगातार। ऐसा नहीं कि आवेदन करने गए आज आप और कल आप विदेश से आज आप रजिस्ट्रेशन करवाने चल दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि नहीं, मैंने कहा कि चलो आज रजिस्ट्रेशन करवाते अपनी वाइफ का, आज मैं अपनी वाइफ को भारतीय नागरिकता दिलाता हूँ। तो मैं गया, सच दस के आया, अच्छे सूट बूट में निकला मैं, हाँ मैं पहुंच गया भैया रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मैंने कहा सर ये लो मेरे डॉक्यूमेंट, मेरी वाइफ का रजिस्ट्रेशन कर दो भारतीय नागरिकता के आधार पर। तो वो हमसे पहला सवाल क्या पूछेगा, बताओ कि आप भारत में कितने वर्षों से रह रहे हो। सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि बताओ आप भारत में कितने वर्षों से रह रहे हो। तो क्या बोलोगे आप कि भैया मैं तो आज ही आया हूं। क्या बोलोगे कि सर मैं तो आज ही आया हूं, मैं तो मेरा तो वर्ष से ऐसे, ऐसा नहीं चलता भाई। आपको कंडीशन फुलफिल करनी होगी, शर्तें आपको जो माननी होंगी। आपका भी नहीं है सब मैं आज ही आया, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये चीज नहीं करनी है, आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी होगी। 1 वर्ष से पहले आप भारत में लगभग 1 वर्ष तो रहे हो। टोटल इतना हो सकता है 5 से 7 वर्ष तक आप रहते हो, बाकी आप 1 वर्ष से पहले तक 1 वर्ष, यहाँ पे ऐसे हिंदी में भी लिख लो और इंग्लिश में वो 1 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो। क्लियर, मैंने बड़े अच्छे प्रकार समझाया आपको, अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लग रहा है। ओके, अब बोलो, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक, राष्ट्रमंडल, एक कंडीशन और सुनो, एक कंडीशन और सुनो, एक मिनट में जरा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बात खत्म करते हैं। अच्छा मैंने क्या कहा, आवेदन के 1 वर्ष पहले भारत में रह रहा हूं। अच्छा अब सुनो, एक चीज और है, एक और डाउट आपके सामने आ रहा हो कि भैया वो लोग क्या करें, वो लोग क्या करें जो राष्ट्रमंडल देशों के लोग हैं और भारत में रह रहे हैं और भारत में ही क्या कर रहे हैं, भारत में ही नौकरी कर रहे हैं, तो क्या वो भारत में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बोले हाँ, उनके पास भी ये ऑप्शन है, भारतीय अगर नागरिकता लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, वो भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। तो बोलेंगे राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल मंडल के देशों को, देशों के नागरिकों, देशों के ऐसे नागरिक जो क्या हो भैया, जो भारत में रह रहे हो या नौकरी कर रहे हो, भारत में, जो भारत में रहे हो या भैया या भारत में नौकरी कर रहे हो या भारत में नौकरी कर रहे हो। तो समझिए भैया यहां तक, बोले हाँ भैया, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रह रहे हो या भारत में नौकरी कर रहे हो, तो वो भी भारत में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया भैया। बोलेंगे एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सही बच्चे, भैया मैं साइड में हो गया, लो इतनी दूर काफी है। बोले हाँ जी भैया काफी है, अब स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ जी भैया ले लिया। तो आप सामने देखो, अब इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, बोले हाँ जी मिटा दो। अब बात करते हैं बेसिकरण के बारे में। भैया बेसिकरण क्या होता है, बाय नेशनलाइजेशन, ओके, देशीकरण के आधार पर, एक मिनट रुकने जरा, देशीकरण के आधार पर आप कैसे नागरिकता ले सकते हैं, वो भी बातें करी जाएंगी भैया, कैसे हम देशीकरण के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं भारत के अंदर। तो चले उसके बारे में बात करें। हाँ जी भैया, तो पहले इसको मिटा दो, फिर उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। आप मत मिटाने लग जाना, नहीं मैं बोलूं भैया मिटा दो तो आप भी मिटा के साफ करके रख दो कि सर आपने तो कहा था, है ऐसा तो नहीं करोगे। बोले नहीं करेंगे भैया,
इतने तो बुद्धू नहीं हो आप, हैं पगलू? क्या हो? बोलो कि नहीं भैया हम तो पगलू नहीं है। चलो, यहां तक किस किस को समझ में आया अभी तक? एक बार बताएंगे सही बच्चे, यहां तक किस किस को समझ में आया? समझ में आया तो भैया वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे तो भैया अपना ही नुकसान करोगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या कहा मैंने? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए टाइप नंबर 4, 3 टाइप हम लोग कवर कर चुके हैं। टाइप नंबर 4 क्या हो रहा है? देशीयकरण। क्या हो रहा है? देशीयकरण बाय नेशनलाइजेशन। ओके, देशीयकरण। देशीयकरण भैया क्या होता है, कैसे? तो सुनो, कोई व्यक्ति स्व इच्छा से अपने भारत की नागरिकता अपनाना चाहता हो, किसी दूसरे देश का जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता अपनाना चाहता हो तो वो अपना सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है। कोई विदेशी व्यक्ति, सुनो पहले व्यक्ति, पहले क्या कहेंगे? कोई एनी एनी सिटीजनशिप ऑफ अदर देश, कोई विदेशी विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति जो जो स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। क्या हो रहा है? मैंने क्या कहा आपसे? कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो। कैसे? अपनी इच्छा से। भैया मेरी इच्छा है, मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, है मेरी इच्छा है, मैं तो भैया भारत का नागरिक हूं, मैं क्यों बनूंगा? मैं तो ऑलरेडी भारत का नागरिक हूं। क्या आप हो? बोले हाँ मैं भी भारत का नागरिक। ऐसे कैसे सवाल कर रहे हो भैया? सही सी बताना। मैंने इतनी चीजें आपको पढ़ाई, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन करने वाली बात लगी आपको? कुछ भी? आपके ऊपर, खुद के ऊपर कोई डाउट आया आपको कि भैया क्या मैं भारत का नागरिक हूं? डाउट तो आया होगा, है ना? डाउट तो आया होगा, ये जनरल एक चीज है कि आता है डाउट। तो वो डाउट आप अपने ऊपर मत लो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी भारत के नागरिक हो, ऐसी कोई बात नहीं है। डाउट उन लोगों के लिए जो विदेशी है, भारत में बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं, दिक्कत उनके लिए। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने जाना, कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहता हो। अब दूसरी बात, भारतीय नागरिक के आवेदन के लिए 1 वर्ष, भारतीय नागरिक सुनो, भारतीय नागरिक के आवेदन 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 के लिए 1 वर्ष, 1 ईयर, 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ये कैसे आवेदन कर सकते हैं भैया? 1 वर्ष वो भारत में रह रहा हो, आवेदन के लिए 1 वर्ष भारत में, 1 वर्ष भारत में रह रहा हूं। तो कैसे? मैंने क्या कहा आपसे कि भैया इसके लिए क्या करना है? इसको ये करना होगा, इसके लिए इसको ये करना होगा। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता लेना भी चाहते हैं ना, तो उसको ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कम से कम उसको 1 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी आया, एक मिनट जरा पानी पी लो तो, है ना? क्या कहा कि कोई विदेशी आया, उसने कहा कि मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं, कि मुझे भारत की नागरिकता दे दो। तो क्या हलवा है कि सबको बांट दे? भारत का नागरिकता क्या हलवा है कि सबको बांट दे? बोले नहीं, हलवा तो नहीं है, तो ऐसा तो सबको नहीं दे सकते ना। तो उसके लिए कंडीशन भी तो रखी जाएगी भैया। हम आपको भारत की नागरिकता हम दे रहे हैं, तो उसके लिए हम भी तो कुछ कंडीशन रखेंगे आपके सामने कि क्या आप कंडीशन फुलफिल करते हो। पता चले आपको मैंने भारत की नागरिकता दे दी, अगले दिन आपने भारत में आतंकवाद मचा दिया, है ना? ऐसा तो नहीं कर सकता ना। मानो मैंने दे दी, मैंने कहा चलो आप भारत के नागरिक हो, आज से भारत की नागरिकता आपके पास है। दूसरी दिन आप बम ला के रख देते हो यहाँ पे, क्या कट्टा चालू कर देते हो, कट्टा निकाल के मारना शुरू कर देते हो। ये तो गलत है ना। बोले हाँ जी भैया ये तो गलत है। तो इसलिए उसकी नागरिकता लिखने के लिए भी कुछ कंडीशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है? कुछ कंडीशन है, कुछ डॉक्यूमेंट है, तो वो अगर फुलफिल करोगे तो आप भारत के नागरिक बन सकते हो। ठीक है? और जो देश खतरनाक है, जो देश मतलब जैसे अपना पड़ोसी बड़ा
कंजूस किस्म का, बड़ा बातें भी शब्द भी निकले उसके लिए इतने खराब खराब शब्द, तो उस ऐसे व्यक्ति को क्या भारत की नागरिकता दे सकते हैं? कोई व्यक्ति नहीं दे सकते भैया, नहीं देंगे हम भारत की नागरिकता उसको। हमें पता है ये चालबाज इंसान है, ये धोखेबाज इंसान है, कभी भी आएगा कभी ना कभी धोखा देके चला जाएगा हमें, तो क्यों हम इसको नागरिकता देंगे? नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। ओके, तो ये बात खत्म, यहाँ तक क्लियर ही भाई, क्लियर बोलेंगे हाँ जी भाई क्लियर। इसकी शॉट लो जरा, इसका इसकी शॉट लो, इसकी शॉट लो इसका। इसमें देखना आप, मैं बात कर रहा था किसकी, देसीकरण में, तो देसीकरण की बहुत पॉइंट है, इसको मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार पहले ना। अच्छा आप सुनो, ये 2 पॉइंट हो गए, आप सुनना तीसरा पॉइंट। कुल मिलाकर 11 वर्ष तक भारत में रहा हूं, कुल मिलाकर टोटल सॉरी, कुल मिलाकर 11 ईयर्स भारत में स्टे किया हूं, 11 वर्ष तक भारत में रहा हूं, 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। क्या होगा भैया, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता हो तो उसको कुल मिलाकर टोटल जो है 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा। ओके, टोटल जो है 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और सुनो, इसके बाद एक नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, उसमें बदलाव किया गया। इसके बाद क्या हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, क्या हुआ, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम कब आया भैया, और ये अधिनियम आपका 2019 में, 2019 से कुछ याद आ रहा है, CAA आ रहा है ना, CAA, तो कब आया CAA 2019। ओके, के द्वारा, इसके द्वारा क्या किया है, के द्वारा इसमें बदलाव किया है, के द्वारा ये 11 वर्ष से कम कर दी गई, 11 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया, 11 वर्ष से कम करके को के द्वारा 11 वर्ष से घटाकर कितना 5 वर्ष कर दिया गया। अब वो 5 वर्ष रहा तो कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया। अब क्या होगा, अब अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो कुल मिलाकर तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। ओके, तो अब इसको पहले क्या था, पहले 11 वर्ष था, अगर कोई व्यक्ति कुल मिलाकर 11 वर्ष तक भारत में रह रहा हो तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। पर अब क्या कहा गया, अब कहा गया कि कुल मिलाकर 5 वर्ष अगर रह रहा हो तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, कोई डाउट नहीं है। बोलेंगे यस, कोई डाउट नहीं है। चले आगे बढ़े, चलो आ जाओ, हमने यहां तक बात कर ली भैया। हाँ जी, अब क्या होता है भैया, एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है 2011 में ही, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, एससी क्या कहते हैं 2020 में इसको मानती है। इस पे बहुत सारा विवाद चला भैया, 2019 में आया, इसने अपनी बात रखी और फिर बहुत सालों तक ये चलता रहा और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। उसके बाद भैया 2024 में आकर, हाँ रिसेंटली पिछले वर्ष, इस पे जाके अंतिम मोहर लगी कि हाँ अब ये चीज हो सकती है। तो अंतिम मोहर कब लगी इस पे ऊपर, 2024 में लगी। क्लियर बोलेंगे हाँ जी भैया, 2024 में इसको सही लागू किया, सही बताया गया। तो इसको लागू कब कर दिया गया, लागू अंतिम मोहर 2024 में। सही बताया, किसने सही बताया इसको, किसने बोले भैया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना है। और क्या भैया बात हो सकती है इसमें, और एक चीज और लिख लो, यहीं पे लिख लो, चलो यहां पे आप ना, यहाँ पे ऐसे यहीं पे लिख लो। चलो क्या कह सकते हैं कि भैया भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञान रखता हो। अब सुन लो मेरी बात, अब सुन लो, मान लो कोई व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, वो सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है जो मैंने अभी तक बताई, पर अब वो भारत की नागरिकता तो लेना चाह रहा है, पर उसको भारतीय नहीं आती, उसको भारतीय नहीं आती। उसको मान लो कोई तुर्की का व्यक्ति है, तुर्किस्तान का व्यक्ति है, उसको तुर्की भाषा आती है। क्या भारत में कोई तुर्की भाषा बोलता है, बताओ जरा, क्या कोई व्यक्ति भारत में तुर्की भाषा बोलता है, वो नहीं बोलता भैया। तो अगर वो तुर्की भाषा बोलता है, भारत में आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक चीज है, एक भाषा का प्रावधान जो है, भाषा की जो समय सीमा है उसको पूरा करना होगा। मतलब कि उसको एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भारत की टोटल 22 भाषा है ना, तो 22 भाषाओं में से एक भाषा की जानकारी रखना जरूरी है। तो बोलेंगे हाँ जी भैया, अगर वो भाषा की जानकारी रखता है तो वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और वो भारतीय नागरिक बन सकता है। ओके,
विदेशीकरण के माध्यम से। ओके, देशीकरण के माध्यम से। ओके, क्या कहेंगे? संविधान में उल्लेखित, संविधान में उल्लेखित, उल्लेखित क्या बोलेंगे? उल्लेखित भाषाओं या 22 भाषाएं कह लें, भाषाएं कह लें कि भैया भाषा तो 22 नहीं अभी तक है ना, भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो मतलब जानकारी हो उसको किसी एक भाषा की, या तो हिंदी आती है, मलयालम आती है, तमिल आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, पंजाबी आती हो या केरल आती हो, किसी भी एक भाषा का ज्ञान तो होना जरूरी है। अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो भैया फिर तो जय जय श्री राम लगी लंका उसकी तो। ओके, तो ऐसा नहीं करना कि भाषा का ज्ञान तो हो तभी वो भारतीय संविधान में काम कर सकता है। ओके, चलिए ये बात हो चुकी देशीकरण। अब अंतिम जो बचा हुआ है भूमि अर्जन के द्वारा, कौन सा? बाय लैंड। अगर आप भूमि खरीदते हैं, भूमि हम किसी देश के, हाँ जी भाई वापिस आ जाओ। कैसे कहा मैंने कि भूमि अर्जन के द्वारा, भूमि अर्जन मतलब, आप सुनना ये बात, हम कैसे भूमि अर्जन कर सकते हैं? क्या है भूमि अर्जन? आखिरकार क्या है भूमि अर्जन? व्हाट, समझ लो। ये वर्ड का जो आंसर है वो आपको यहां पे मिलने वाला है। पांचवा जो आपका प्रकार होगा वो भी होगा भूमि अर्जन। क्या होगा? भूमि अर्जन। अर्जित बोले या अर्जन? अर्जन बोले, अर्जित। भूमि अर्जित के द्वारा। कैसे? भूमि अर्जित द्वारा, अर्जन द्वारा, अर्जित द्वारा। बाय एक्वाइर्ड ऑफ लैंड, मतलब भूमि अर्जन के द्वारा, एक्वाइर्ड। ओके, सुनना, भारत में भारत सरकार द्वारा, या भारत में बोले या भारत सरकार द्वारा बोले, भारत सरकार द्वारा किसी देश, किसी भूभाग को अपने भूभाग में जोड़ना, किसी भूभाग को अर्जित करना या अपने भूभाग में जोड़ना। भारत सरकार द्वारा किसी भूभाग को अर्जित करना, अर्जित करना, कर या कर, भारत में जोड़ना, भारत में जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना या विलय करना, इसको विलय भी कह सकते हैं आप, विलय करना। तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा बच्चा। हाँ जी बच्चा बोलोगे भैया तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा भैया मेरे? वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब सुनना, सबसे बड़ा एग्जांपल देने वाला मैं आपको। जैसे मैंने कहा भूमि अर्जन द्वारा, भारत सरकार द्वारा किसी भूभाग को अर्जित करना तथा भारत में जोड़ना। अब सुनना, जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय क्या था, भारत में बहुत सारे अलग अलग राजा महाराजा थे, बहुत सारे राजा महाराजाओं के अलग अलग राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो उस समय हमारे एक व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इन सारे अलग अलग राज्यों को एक साथ लाने का प्रयास किया। इन सारे राज्यों को एक साथ लाए और तब इन सारे राज्यों को एक साथ जोड़ा। उनमें से कुछ ऐसे राज्य थे जो भारत में नहीं आना चाह रहे थे, जैसे मणिपुर, आप बोले जम्मू कश्मीर, और कुछ एक प्रकार से 2-3 राज्य थे। तो ये क्या था, ये भारत में पहले शामिल नहीं होना चाह रहे थे। पर क्या हुआ, बाद में इनको कुछ तरीके से फंसाया गया, ये बोले तरीके से बताया गया भैया अगर आप नहीं आओगे तो पाकिस्तान आपको धोखे रख देगा, अच्छे से मारेगा पाकिस्तान आपको। तो पाकिस्तान ने वही किया था, जानते ना कि भैया जब पाकिस्तान को आजादी मिल गई, पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में लेना है। तो पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर ने के ऊपर हमला बोल दिया पाकिस्तान ने। और तब जम्मू कश्मीर जो राजा थे वो भाग कर आए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। क्या कहा कि सरदार मुझे बचा लो, अब तो मैं आपकी शरण में आना चाहता, पाकिस्तान तो हमें मार देगा। तो कहा कोई बात नहीं, आओ हमारे भारत में आओ, हम भारत में आपको शामिल करते हैं, ले आओ। पर उन्होंने शर्त रख दी कि हमारा खुद का संविधान होगा, हमारे खुद की वो होगी, झंडा होगा, सब कुछ होगा। सरदार ने कहा चलो कोई बात नहीं, बात मानते हैं आपकी। तो फिर उसी रात को हमारी सरकार से हमारी जो सेना थी, सेना गई और पाकिस्तान के जो फौजी थे उनको अच्छे से धूल छुटाई और फिर दे घुसा बसे। फिर तो कट्टा बंदूक जो भी थी सब चले और पाकिस्तानी जो थे सब वापस भाग गए। अब सबको दबे पैर वापस भागना पड़ा। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हुआ, वो हमारे में भारत में ऐड हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से और बात करूं मैं, अगर एक और एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि मैं पाकिस्तान का कुछ पीओके वाला हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके वाला जो हिस्सा है इन फ्यूचर उसको हम लोग ले लेते हैं।
पाकिस्तान से कुश्ती करके लड़ाई करके पाकिस्तान के ऊपर दे गोला बदे बारूद बरस कर हम लोग उसको ले लेते हैं। अब जो हमने उससे ले लिया तो उसमें जो व्यक्ति रहते होंगे वाले एरिया में, जो पीओके वाले एरिया में जो व्यक्ति रहते होंगे, भैया वो व्यक्ति कहां जाएंगे? देखो युद्ध आपका किसी भी युद्ध जब होता है ना, तो युद्ध जो आपका होता है वो सेना से होता है। युद्ध जब होता है आपका सेना से होता है, उस यहाँ के व्यक्तियों से नहीं होता, उस जगह के व्यक्तियों से नहीं होता। वो व्यक्ति तो मासूम होते हैं, ओके, उनका इस युद्ध में कोई शामिल नहीं होता व्यक्ति, वो सिर्फ अपने देश को सपोर्ट करते हैं बस। अगर हम बात करें भैया, जब युद्ध होता है ना किसी दो देशों के बीच में, तो देशों की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है हर समय। सेना ये डिपेंड करता है, भैया सेना हार गई तो वो देश दूसरे देश के कब्जे में आ जाएगा, और सेना जीत गई तो दूसरा देश दूसरे देश के कब्जे में आ जाएगा। तो बस सिर्फ बात इतनी होती है। अब बात आती है जनता की, वहां के जो निवासी उनका क्या होगा भैया? अब सुनो, अगर पीओके वाला हिस्सा हमने ले लिया जीत के पाकिस्तान से, अब जब पीओके वाला जो हिस्सा हम ले लेंगे ना, उसमें जो व्यक्ति रह रहे होंगे वो व्यक्ति अपने आप भारतीय हो जाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति भारतीय क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो हिस्सा ही हमने ले लिया। जब वो हिस्सा हमारा है तो वो व्यक्ति भी हमारे ही कहलाएंगे, फिर तो वो भारतीय व्यक्ति हो जाएंगे। ओके, बोलेंगे एग्जाम्पल की तरह मैंने बताया आपको, क्या एग्जाम्पल पीओके वाला, इसको क्या कहते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर मानो इसको भारत में मिलाया हमने, मिलाते हैं, अगर इसको भारत में मिलाते हैं तो क्या होगा भैया? इसके जो निवासी होंगे, निवास व्यक्ति होंगे, निवासी, वो क्या कहेंगे? वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे अपने आप। वो क्या होंगे? निवासी, भारतीय नागरिकता, ये बोलेंगे नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, नागरिकता स्वयं ही मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता क्या मिलेगी भैया? आप बोलेंगे भैया स्वयं ही मिल जाएगी। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात कह दी भैया? हाँ जी भैया, हमने कह दी और आपने सुन ली, मिल जाएगी। तो मेरे दोस्त, तो मेरे भाई, ये थी भैया नागरिकता प्राप्त करने को कुछ प्रावधान के प्रकार, टाइप्स। 5 टाइप्स थे भैया नागरिकता प्राप्त करने के, भारत की नागरिकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और हो जाती है भैया, नागरिकता प्राप्त करने के तरफ तरीके तो थे, अब नागरिकता छुड़वाने के तरीके बताओ कि कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे छोड़ सकता है, कि अगर सरकार उससे कैसे नागरिकता छीन सकती है, नागरिकता छीनने के प्रकार, नागरिकता छोड़ने के प्रकार, किन तरीकों से नागरिकता आप छोड़ सकते हैं, या सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है, या आपकी नागरिकता का अंत कर सकती है, तो कैसे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और बाकी जो 11 आर्टिकल्स हैं, सॉरी 5 से लेकर 11, मतलब टोटल आर्टिकल जो है आपके 7 आर्टिकल हैं, इन 7 आर्टिकल को हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो बोलेंगे इतना भैया हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, बाकी इसमें कवर कर रखा है। तो ये वाली जो चीजें हैं आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर भैया कि हाँ जो आपने बताया मुझे सब समझ में आया, गले में नहीं, सॉरी दिमाग में, गले में मेरे दर्द हुआ, मेरे गले में याद आ गया, दिमाग में सारी चीजें फिट हो गई है। कौन से? सबकॉन्शियस माइंड में नहीं फिट हुआ है तो भाई इसको एक बार और देखो, समझो, पूछो, जो भी सवाल होता है आपका कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है, बट तो ये सवाल आपको पूछा करो भाई। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो कैसे समझ में आएगा? जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, सवाल पूछो, भैया नहीं समझ में आ रहा है बताओ, तो मैं बताऊंगा आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ ये काम, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। अब आप ही लोग जब सवाल नहीं बता पाऊंगा तो क्या दिक्कत है ना? तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बोले हाँ जी भैया मैं सब पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, तो इस तरीके से पूछते रहना 22 प्रश्न और मैं उनका आंसर देता रहूंगा। और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए, और रोजाना लगातार डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे, और सपने जरूर साकार होंगे माता पिता के और आपके भी। याद रखना हमने क्या किया था आज, और कल मैं ये बात आपसे रिपीट पूछूंगा दोबारा से कि हमने क्या क्या किया था कल। सारे ये 5 टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, तो 5 टाइप के बारे में मुझे बताना जरूरी होगा आप लोगों को। तो बोलेंगे यस भैया बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते जरूर रहिए, क्योंकि पढ़ाई तभी संभव हो पाएगी।